प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर्स बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपाली शर्मा। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और विदेश के वे सभी करंट अफेयर्स जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के बुलेटिन की। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री यानी RIL ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA के साथ भागीदारी की है। RIL IOA साझेदारी भारतीय एथलीट्स के प्रदर्शन को बढ़ाने पर केंद्रित है। साथ ही साझेदारी भविष्य में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने एवं वैश्विक खेल राष्ट्र के रूप में भारत की साख का निर्माण करने में सहयोग करेगी। RIL एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और ओलंपिक खेलों जैसे प्रमुख बहु खेल आयोजनों में भारतीय एथलीट्स का भी सहयोग करेगी। इसके अलावा भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में 1 जून 2023 में मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 140वें प्रतिष्ठित IOC सत्र की मेजबानी करेगा। खेल शासन के भारतीय मॉडल में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय यानी MYAS, भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA, राष्ट्रीय ओलंपिक संघ यानी SOA, राष्ट्रीय खेल महासंघ यानी NSF, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI जैसे कई हितधारक शामिल हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के मंत्रालयों के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन में गृह मंत्रालय की वेबसाइट को केंद्रीय मंत्रालय सेवाओं के पोर्टल में प्रथम स्थान और डिजिटल पुलिस पोर्टल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। आपको बता दें, गृह मंत्रालय के मामले में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डिजिटल पुलिस पोर्टल को सेवा पोर्टल के तहत मूल्यांकन के लिए चुना गया था। गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट को मूल्यांकन के लिए मूल मंत्रालय पोर्टल के रूप में चुना गया था। आपको बता दें, यह एक आवधिक मूल्यांकन है जिसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं के वितरण में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार की प्रभावशीलता में सुधार करना है। यह क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाता है। इस आंकलन में सेवा पोर्टलों का मूल्यांकन उनके मूल मंत्रालय या पोर्टल विभाग के साथ किया गया था। भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना के मध्य 1 से 13 अगस्त 2022 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 4 का आयोजन किया जा रहा है। इस अभ्यास का यह चौथा संस्करण है। अभ्यास के दायरे में औपचारिक वार्ता, अभ्यास और प्रक्रियाओं की आपसी समझ, संयुक्त कमान और नियंत्रण संरचना की स्थापना और आतंकवादी खतरों का अनुमूलन शामिल है। इस सैन्य अभ्यास के दौरान संयुक्त शारीरिक परीक्षण कार्यक्रम, सामरिक अभ्यास, तकनीक और प्रक्रिया के संयोजन के अलावा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत आतंकवाद का मुकाबला करने वाले सैन्य ऑपरेशन, क्षेत्रीय सुरक्षा कार्यक्रम और शांति की रक्षा संचालन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 31 जुलाई 2022 को मन की बात की 51 कड़ी में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एकता की भावना को बढ़ावा देने में पारंपरिक मेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान प्रधानमंत्री ने चंबा के मिंजर मेले का जिक्र किया। हाल ही में इस मेले को केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की भी घोषणा की गई है। दरअसल मक्के के पौधे के पुष्पक्रम को मिंजर कहते हैं। जब मक्के के फूल खिलते हैं तो मिंजर मेला मनाया जाता है और इस मेले में देश भर से पर्यटक हिस्सा लेने आते हैं। मिंजर मेला 1935 ईस्वी में कांगड़ के शासक विजय के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपने विजयी राजा की वापसी पर लोगों ने उनका धान और मक्के की मालाओं से अभिवादन किया, जो कि समृद्धि और खुशी का प्रतीक है। आपको बता दें, यह मेला श्रावण मास के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। इस मेले की घोषणा के समय मिंजर का वितरण किया जाता है, जो पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान रूप से पोशाक के कुछ हिस्सों पर पहना जाने वाला एक रेशम की लटकन है। यह तसली धान और मक्के के अंकुर का प्रतीक है, जो वर्ष के श्रावण मास के आसपास उगते हैं। सप्ताह भर चलने वाला यह मेला तब शुरू होता है जब ऐतिहासिक चौगान में मिंजार ध्वज फहराया जाता है। दक्षिण एशिया एशिया का दक्षिणी क्षेत्र है, जिसे भौगोलिक और जातीय संस्कृति दोनों संदर्भों में परिभाषित किया गया है। इस क्षेत्र में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण का
भारत का दृष्टिकोण दक्षिण एशिया में वृहद अंतर क्षेत्रीय व्यापार, निवेश प्रवाह और क्षेत्रीय परिवहन एवं संचार लिंक पर आधारित है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ और भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति इस दृष्टिकोण के पालन के दो माध्यम हैं। आपको बता दें, भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति वसुधैव कुटुंबकम के निर्माण के भारत के दृष्टिकोण का प्रतीक है। भारत ने अपने वर्ष 2022 से 2023 के बजट में पड़ोसी देशों और अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के देशों की विकास सहायता के लिए 62,920 मिलियन रुपए आवंटित किए हैं। भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के एक भाग के रूप में अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी या वैक्सीन मैत्री के माध्यम से दुनिया के कई देशों को कोविड-19 महामारी के दौरान सहायता दी है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का भारत का स्वप्न औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर उल्लेखनीय रूप से निर्भर करेगा। भारत में 8 औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिन्हें प्रमुख क्षेत्र या कोर सेक्टर माना जाता है। कोर सेक्टर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 40% हिस्सेदारी रखते हैं। इस प्रकार औद्योगिक गतिविधि के प्रमुख संकेतक का निर्माण करते हैं। इस्पात और कच्चे तेल को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों के स्वास्थ्य प्रदर्शन के लिए कोर सेक्टर ने जून 2022 में कोविड के स्तर से 8% की वृद्धि दर्ज की। चूंकि उद्योग 4.0 का दौर है, तो भारत के औद्योगिक विकास में विशेष रूप से कोर क्षेत्रों में विद्यमान बाधाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मांग आपूर्ति से अधिक होती जा रही है। हाल ही में भारत के नियंत्रण और महालेखक प्रशिक्षण ने कहा कि नवंबर 2022 तक प्राकृतिक संसाधन लेखांकन यानी NRA पर रिपोर्ट जारी की जाएगी। यह जिम्मेदारी उपयोग की निगरानी में मदद करने के लिए लेखा प्रणाली विकसित करने का एक प्रयास है, जो स्थिरता की ओर ले जाएगा। आपको बता दें, प्राकृतिक संसाधन लेखांकन आर्थिक गतिविधि के कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरण क्षरण के मूल्य का आंकलन करने की एक प्रक्रिया है। NRA की अवधारणा प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न घटकों और देश की आर्थिक प्रगति के बीच घनिष्ठ अंतःक्रिया को समझने हेतु उभरी है। यह इस अवधारणा पर आधारित है कि किसी संसाधन का मापन उसके बेहतर प्रबंधन की ओर ले जाता है। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत उज्बेकिस्तान अंतर सरकारी आयोग के 13वें सत्र में भाग लिया। इसके अलावा उन्होंने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एकीकृत विस्तृत पड़ोसी संबंधी भारत के दृष्टिकोण के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया। IGC की बैठक विशेष तौर पर व्यापार और निवेश के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर विचार एवं चर्चा करने के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। आपको बता दें, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। उज्बेकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद भारत इसकी राज्य संप्रभुता को स्वीकार करने वाले पहले देशों में से एक था। भारत और उज्बेकिस्तान ने राजनीति, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद रोधी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया है। साथ ही दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संबंधों को बढ़ावा मिला है। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने जुलाई महीने का शुष्कता विसंगति आउटलुक सूचकांक जारी किया है। सूचकांक के अनुसार जुलाई माह में पूरे भारत में कम से कम 85% जिले शुष्क परिस्थितियों से प्रभावित रहे। सूचकांक कृषि सूखे एक ऐसी स्थिति जब परिपक्वता तथा स्वस्थ फसल विकास का समर्थन करने के लिए वर्षों और मिट्टी की नमी अपर्याप्त होती है की निगरानी करता है, जिसके कारण फसल के लिए प्रतिकूल स्थिति होती है। सामान्य रूप से एक विसंगति इन जिलों में पानी की कमी को दर्शाती है, जो सीधे कृषि गतिविधि को प्रभावित कर सकती है। इसे भारत मौसम विभाग यानी IMD द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM और नीति आयोग ने अपने दो प्रमुख कार्यक्रमों AIC और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर यानी ACIC के लिए आवेदनों की मांग की है। यहाँ अनुप्रयोगों के लिए मांग इनोवेटर के वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने और उन्हें वैश्विक बेंचमार्क और सर्वोत्तम उपायों तक पहुंच प्रदान करने के लिए उठाया गया एक कदम है। आपको बता दें, AIC और ACIC दोनों कार्यक्रम विश्व स्तरीय संस्थानों की स्थापना करके देश में
नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके और उनका समर्थन करने की कल्पना करते हैं, जो देश के नवोदित उद्यमों को सहायता प्रदान करेगा। AIC और ACIC भारत के स्टार्टअप कार्यक्रम और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को सशक्त करेंगे। सुरेश एन पटेल ने 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में पद की शपथ ग्रहण की। सुरेश एन पटेल आंध्र बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं, जिन्हें अप्रैल 2020 में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया था और 24 जून 2022 को कार्यवाहक CVC के रूप में सेवारत थे। आपको बता दें, केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है और केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। यह केंद्र सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, उसे निष्पादन, समीक्षा एवं सुधार करने के संबंध में सलाह देता है। वर्ष 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा CVC की स्थापना की गई थी। हाल ही में 52 डिजिटल स्वास्थ्य अनुप्रयोगों के सफल एकीकरण के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA ने अपनी प्रमुख योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM के तहत स्थापित किए जा रहे डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार की घोषणा की है। आपको बता दें, यह एकीकरण ABDM सैंडबॉक्स के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। पिछले 2 महीने में अतिरिक्त 12 स्वास्थ्य सेवा अनुप्रयोगों को ABDM सैंडबैंक वातावरण के विभिन्न महत्वपूर्ण हिस्सों से जोड़ा गया है। इस सूची में अब 20 सरकारी और 32 निजी क्षेत्र के अनुप्रयोग शामिल हो गए हैं। खनिज सुरक्षा साझेदारी चीन पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए एक नई महत्वाकांक्षी US नेतृत्व वाली साझेदारी है। दुर्लभ खनिज की मांग, जो स्वच्छ ऊर्जा और अन्य प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक है, का आने वाले दशकों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ने का अनुमान है। आपको बता दें, दुर्लभ खनिज ऐसे तत्व हैं जो आधुनिक युग में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की बुनियाद है और इनकी कमी की वजह से पूरी दुनिया में आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ता है। इन खनिजों का उपयोग अब मोबाइल फोन और कंप्यूटर बनाने के लिए, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन तथा हरित प्रौद्योगिकी जैसे सौर पैनल एवं पवन टरबाइन बनाने में किया जाता है। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने लोकसभा में ऊर्जा संरक्षण यानी संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है। विधेयक में कार्बन बचत प्रमाण पत्र जारी करके स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने जैसे परिवर्तनों को पेश करने के लिए विद्युत संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे अंतिम बार वर्ष 2010 में संशोधित किया गया था। प्रस्तावित संशोधनों के उद्देश्य है कि जीवाश्म ईंधन के माध्यम से भारत की बिजली की खपत को कम करना और इस तरह देश के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, भारत के कार्बन बाजार को विकसित करना और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करना, जैसे कि पेरिस जलवायु समझौते में इस लक्ष्य का उल्लेख किया गया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी मौसम 2022 से 2023 यानी अक्टूबर से सितंबर के लिए गन्नों के उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP में 15 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। चीनी की 10.25% रिकवरी के लिए प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए 3.05 रुपए क्विंटल का प्रीमियम मिलेगा और रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की कमी के लिए 3.05 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उचित एवं लाभकारी मूल्य में कमी होगी। रिकवरी दर गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा है और गन्ने से प्राप्त चीनी की मात्रा जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक कीमत बाजार में मिलती है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने 1 अगस्त 2022 को मिशन भूमिपुत्र पोर्टल का अनावरण किया।
इस मिशन के तहत छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र सरल और डिजिटल तरीके से जारी किए जाएंगे। आदिवासी मामलों के विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित इस मिशन को जनता को आसान सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा लागू किया गया है। यह मिशन जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मैनुअल प्रणाली को खत्म कर देगा। आईटी एक्ट के तहत जाति प्रमाण पत्र अब डिजी लॉकर में प्राप्त हो सकेगा। इससे संबंधित उपयोक्ताओं द्वारा डिजिटल रूप से हस्तांतरित किया जाएगा। इस पोर्टल का उपयोग कक्षा 8वीं के छात्र वर्ष 2023 से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। यह पोर्टल मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड के अनुरूप होगा तथा मुख्यमंत्री कार्यालय को पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने में सक्षम बनाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 4 अगस्त 2022 को नशे से आजादी राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नशा मुक्त भारत अभियान के नाम से एक प्रमुख अभियान चला रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकार देश के सामाजिक संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली एक गंभीर समस्या है। नशा मुक्त भारत अभियान न केवल संस्थागत सहयोग पर बल्कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से पहचाने गए जिलों में सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इस अभियान के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के लिए धन जुटाने तथा युवाओं के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्कूलों तथा कॉलेजों में नशा मुक्त अभियान को संचालित किया जाता है। हाल ही में भारत ने वर्ष 2030 तक अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों में वृद्धि की है। वर्ष 2021 में गालासागो में UNFCCC COP26 में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से जलवायु कार्रवाई को सशक्त करने के लिए कई नए वादे किए थे। आपको बता दें, भारत अब वर्ष 2005 के स्तर से सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में कम से कम 45% की कमी के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं इसका मौजूदा लक्ष्य 33% से 35% की कमी करना है। भारत यह सुनिश्चित करने का भी वादा करता है कि वर्ष 2030 में स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का कम से कम 50% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों पर आधारित होगा। केरल एक बार फिर बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। जैसे कि वर्षा 2018 में तेज मानसूनी हवाओं के कारण उच्च तीव्रता की वर्षा की स्थिति देखी गई थी। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के ऊपर 2 से 3 दिनों के भीतर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की उम्मीद है, जिससे वर्षा के बढ़ने की संभावना है। आपको बता दें, केरल में वर्ष 1924 के बाद से भीषण बाढ़ अगस्त 2018 में मूसलाधार बारिश के बाद आई थी। बांधों के किनारे तक पानी भर जाने एवं अन्य स्थलों पर भी बहुत अधिक जल जमा होने के कारण बांध के फाटकों को खोलना पड़ा था। 50 बड़े बांधों में से कम 35 को पहले से ही बाढ़ वाले क्षेत्रों में पानी छोड़ने के लिए खोला जा चुका था। समय के साथ गाद के जमाव ने बांधों और आसपास की नदियों की जल धारा क्षमता को काफी कम कर दिया था, जिससे तटबंधों और नालों में बाढ़ का पानी भर गया था। हाल ही में भारत ने भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते के तहत भारत मॉरिशस उच्च शक्ति वाली संयुक्त व्यापार समिति के पहले सत्र की मेजबानी की। आपको बता दें, भारत और मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021 से 2022 में बढ़कर 72 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वर्ष 2019 से 20 में 690.02 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने तथा विशेष रूप से CECPA के तहत द्विपक्षीय संबंधों की वास्तविक क्षमता के महत्व को स्वीकार करने पर सहमत है। दोस्तों, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।